Hello students, welcome back. Students, today's video is going to be part 14 of our current affairs series, and in this video we are going to cover following current affairs: milk production in India, Yuddh Abhyas military exercise, etc, etc. Okay, so let's begin. See, the first news pertains to dairy sector and it talks about milk production. See, if you look at this pie chart, you'll see that India is the largest producer of milk in the world. तो आप एक तो ये फैक्ट याद रखेंगे. अगर कल को स्टेटमेंट में आ जाता है दैट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एंड एक और जो आपको याद रखना है वो है दैट इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 1/4 मिल्क ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन. ग्लोबल प्रोडक्शन में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें 1/4 से ज़्यादा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है. यू कैन सी हियर दैट इंडिया प्रोड्यूसेस 26.4% एंड आफ्टर इंडिया कम्स द यूरोपियन यूनियन 16.5%. आप देख सकते हो कितना गैप है टॉप 2 के बीच में भी. और यूरोपियन यूनियन में तो कई कंट्रीज़ हैं. यूएसए 11.3%, पाकिस्तान 7.3%, चाइना मेयरली प्रोड्यूसेस 4.7%. ओके, न्यूजीलैंड 2.3%. तो आप ये याद रखेंगे सारे फैक्ट्स कि इंडिया टॉप है एज वेल एज इंडिया 1/4 प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का. देन आपको ये एक फैक्ट और जो याद रखना है वो है कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क है ना, दैट चार्ट इज टॉप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स. पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन लीटर्स पर ईयर यूएस में 285 है. जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क है ना पर ईयर, वो यूएस में ज़्यादा है. तो अगर स्टेटमेंट आ जाए दैट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क पर ईयर इज हाईएस्ट इन इंडिया ऑन ग्लोबल लेवल, तो वो गलत होगा. इंडिया प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, मिल्क टॉप करता है पूरी दुनिया में, बट व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन यूनाइटेड स्टेट्स टॉप्स द लिस्ट. देख रहे हैं ना आप, यूएस कंज्यूम्स नियरली 3 times मोर मिल्क अ ईयर कंपेयर टू इंडिया. कंजम्पशन यूएसए में ज़्यादा है मिल्क का पूरी दुनिया में. आफ्टर दैट यूरोपियन यूनियन, देन कम्स रसिया, देन ब्राज़ील, एंड इंडिया इज़ ऑन 5th रैंक. ओके, तो इंडिया चाइना से दोनों में आगे है, किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में एज वेल एज कंजम्पशन में भी. तो ये दूसरा फैक्ट है जो आपको याद रखना है ना, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो. नाउ नेक्स्ट इज, यू कैन सी दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. जितने भी मवेशी हैं ना, जानवर, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ जिनसे दूध निकलता है, ऊंट, तो ऐसे इंडिया के अंदर 61 मिलियन एनिमल्स हैं. मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल जो है ना आपकी 61. यूरोपियन यूनियन में और इंडिया में आप गैप देखिए, अगेन टॉप 2 जो हैं ये 20 मिलियन. ओके, न्यूजीलैंड में सबसे नीचे है 4.8. सो आपको ये कुछ फैक्ट्स याद रखने. एंड ये जो चार्ट है ना, इट टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी, ईयरली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन इंडिया. यानी मिल्क में हमारी ना इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं है बिल्कुल भी. हम जितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा कम ही कंज्यूम कर रहे हैं. यानी हमारे कंट्री का काम चल जाता है, सेल्फ सफिशिएंट है हम. बट इस चार्ट में इतना कुछ नहीं है. ये जो 3 चार्ट हमने देखे हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, इनके हर फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा. ओके, ईच एंड एवरी फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ मूविंग ऑन टू द एमसीक्यू बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स. अगर एमसीक्यू आता है तो वो इस तरीके से आएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 1/4 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. बताइए ये सही है या गलत है, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. सी, इफ यू कैन सी हियर दैट इंडिया प्रोड्यूसेस 26.4, तो ये मोर देन 1/4 हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकंड, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क इज हाईएस्ट इन इंडिया ऑन ग्लोबल स्केल. बताइए, वी सो हियर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क यूएसए में हाईएस्ट है, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड थर्ड इज, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल 61 मिलियन. ओके, तो कौन सा करेक्ट है? केवल 1 ओनली करेक्ट है. तो देखिए, आपकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवा दी है मैंने, एज वेल एज आपको ये फैक्ट्स भी याद रखने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट रिलेट्स टू मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास. अगर आप 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे ना, यू विल सी दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड 1 MCQ ऑन मिलिट्री एक्सरसाइज. ओके, तो
आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास ना एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए की। ओके, ये याद रखेंगे। और जो ये 21st एडिशन हुआ है ना अभी सितंबर में मिलिट्री एक्सरसाइज का, इट टुक प्लेस इन अलास्का। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। अगर स्टेटमेंट में आ जाए दैट द लास्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज टुक प्लेस इन इंडिया, तो वो गलत होगा। लास्ट एडिशन 21st हुआ है जो 2025 में है ना। तो ये अलास्का यूएसए में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछने लग गया है, एज वेल एज सीएपीएफ एंड जो सीडीएस है ना, ये जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज टाइटल्ड एज इंडिया गेट्स लाइसेंस टू स्कोर इंडियन ओशियन फॉर प्रीसियस मेटल्स। यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है ना, उसने इंडिया को परमिशन दे दी है कि आप इंडियन ओशियन में से प्रीसियस मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूज़ है ये। इंडिया हैज़ रिसीव्ड एन एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ओके, तो आप एक तो ये याद रखेंगे कि सिंपल एमसीक्यू आ जाए कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो कंट्रीज़ को एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करती है कंट्रीज़ का, जब उनको किसी मतलब ओशियन में से एक्सट्रैक्ट करने हैं प्रीसियस मेटल्स, तो कौन अप्रूव करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को? दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। नाउ पर्पस देखना है आपको, टू एक्सप्लोर ए क्लास ऑफ प्रीसियस मेटल्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन। ये क्यों किया गया है? ताकि इंडिया क्या है, प्रीसियस मेटल्स जो है ना उनको एक्सट्रैक्ट कर सके नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन में से। अभी आगे हम मैप भी देखेंगे, अभी ये याद रखिए बस आप कि कौन से पार्ट में अलाउ किया है। नाउ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दिस इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल लाइसेंस ग्रांटेड फॉर एक्सप्लोरिंग पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स इन द कार्ल्सबर्ग रीज। ये जो कार्ल्सबर्ग रीज है ना, इस रीजन के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर ये एक रीज है, इसके अंदर पहली बार एक लाइसेंस ग्रांट किया गया है इंडिया को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा। वो भी ग्लोबल लेवल पे, ऐसा कभी किसी कंट्री को अलाउ नहीं किया गया है कि वो पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स निकाल लें। ओके, एग्रीमेंट विद द जमाइका बेस्ड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वॉज साइंड इन दिल्ली ऑन मंडे। तो ये तो करंट अफेयर की न्यूज़ थी, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आ गया जमैका में। नाउ ये पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स हैं, ये क्या है, रॉक कंसंट्रेशंस हैं जो डीप ओशियन में मिलती हैं, एंड दीज आर रिच इन मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। ये मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर इस सब में रिच हैं। एंड वी ऑल नो दैट ये जो मिनरल्स है ना, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी ये टेक्नोलॉजी में भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टेक्नोलॉजी के, है ना। हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारी डिफेंस टेक्निक में, मिसाइल्स में, उनमें भी इनका यूज़ होता है, तो इसलिए ज़रूरी है। नाउ कार्ल्सबर्ग जो ये रिज है, ये है कहाँ पे? देखिए आप ये मैप देखिए, ये जैसे आपका इंडिया है, ओके, एंड दिस इज़ योर इंडियन ओशियन, और यहाँ आप देख सकते हैं ये सीचिल्स है, इधर ये मेडागास्कर है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये देखिए श्रीलंका से थोड़ा सा आप बराबर देख लीजिएगा मैप में यूँ, तो ये जो है इस रीजन को बोला जाता है कार्ल्सबर्ग रीज। और इस रीजन से इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने अलाउ किया है इंडिया को एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स। ओके, तो याद रखेंगे आप। आगे और फैक्ट्स देखते हैं क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। तो ए 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेच इन द इंडियन ओशियन। ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है ना, आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज कितना है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज़ लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन। आपको बोल देगा वो कि ये कार्ल्सबर्ग रिज है ना, ये इंडियन ओशियन के बे ऑफ बंगाल पार्ट में है, तो गलत हो जाएगा। इंडियन ओशियन में ये कहाँ पे है, अरेबियन सी जो इसकी ब्रांच है ना, वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। एंड इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडियन एंड अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आप देख सकते हैं, ये अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट है, हियर आपकी इंडियन ओशियन है, तो इसके बीच में ये बाउंड्री बना रहा है। सिंपल, ये फैक्ट भी आप याद रखें तो रख लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, देखिए यहाँ सारी न्यूज़ दी हुई है दैट करंटली जो है ना, वो 19 कंट्रीज़ के पास एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं ओशियन में से, बट इंडिया पहला कंट्री किसके लिए बना है, सल्फर नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाला
पहला कंट्री इंडिया बना है। ऑलरेडी तो ओशियंस में से एक्सट्रैक्शन हो ही रहा है मिनरल्स का, कर रहा है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने अलाउ कर रखा है। बट क्या बात है, जो पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स है ना, उनको निकालने वाला कंट्री पहला इंडिया बन गया है। एक ये फैक्ट भी याद रखेंगे, एक्सप्लोरेशन इन द हाई सीज रिक्वायर ISA अप्रूवल। ओके, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जब अप्रूव करती है ना, तो वो परमिशन जब लेनी जरूरी होती है जब हाई सीज में आपको एक्सट्रैक्शन करना हो। हाई सीज कौन से होते हैं? वो एरियाज फार फ्रॉम एनी कंट्रीज टेरिटरीज, वो एरिया जो किसी कंट्री की टेरिटरी में नहीं जाने जाते। यानी अगर कोई इलाका आपकी कंट्री की कॉन्टिनेंटल सेल्फ में नहीं आता, अब मान लीजिए केरला की कोस्ट पे 2 किलोमीटर आगे 2 नॉटिकल माइल्स का जो इलाका है वो तो हमारा ही होगा। बट अगर कोई 500 नॉटिकल माइल्स दूर है, 600 नॉटिकल माइल्स दूर है, तो वो हाई सीज का पार्ट बन जाता है। तो वहाँ एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी है। अब यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि चाहे हाई सीज हो या आपके खुद के कंट्री का वो टेरिटरी हो, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो, हर केस में ISA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नो, ISA की अप्रूवल केवल हाई सीज में लेनी पड़ेगी। तो ये फैक्ट याद रखना होगा आपको। तो इंडिया को कहाँ पे राइट अप्रूव कर दिया गया है? कार्लसबर्ग रिज के अंदर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ मैं, एफ नेसी निकिटिन सी माउंट, ये एक और एरिया है इंडियन ओशियन का जहाँ पे ना इंडिया ने रिक्वेस्ट की है ISA से कि आप हमें अलाउ कर दें, इस सी माउंट से भी हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें। बट अभी अप्रूवल पेंडिंग है, अभी अप्रूव नहीं किया इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने। बट जैसे कार्लसबर्ग रिज हमने देखा ना, ऐसे ही इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि एफ नेसी निकिटिन सी कहाँ पे है। सो एज यू कैन सी, ये इंडियन ओशियन है, ये आपकी कार्लसबर्ग रिज है, और ये आपका यहाँ जो एरिया है ना, दिस इज दिस एफ नेसी निकिटिन सी, इसको बोलते हैं एफ नेसी निकिटिन सी। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए या MCQ आ जाए दैट एफ नेसी निकिटिन सी क्या है, क्यों न्यूज़ में था, तो ये आप सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। अब यहाँ पे पेंडिंग क्यों है ये अप्रूवल? इंडिया को इस रीजन में तो मिल गया है कि आप एक्सट्रैक्ट कर लो, बट इंडिया हैज़ नॉट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम दिस रीजन। द रीजन बिहाइंड दैट इज, श्रीलंका भी बोलती है कि ये जो एफ नेसी निकिटिन सी है ना, ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में है। दैट्स वाई थोड़ा सा डिले आ गया है यहाँ पे। Okay, now under United Nations Convention on Law of the Sea, countries can claim up to 350 nautical miles from their coasts as continental shelf. In the Bay of Bengal, claim can extend up to 500 nautical miles. इस न्यूज़ में एक ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो एक कानून है ना जिसके तहत इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी दुनिया की वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको गवर्न करती है, वो बोलता है कि कोई भी कंट्री है ना, वो अपनी कोस्ट से 350 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस है ना, उस इलाके को बोल सकते हैं कि वो हमारी कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यानी वो हाई सीज में काउंट नहीं होगा। अब आप देख लीजिएगा 350 नॉटिकल माइल्स कितना किलोमीटर है। एंड बे ऑफ बंगाल में जो ये लिमिट है ना, ये 500 नॉटिकल माइल्स है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज है वो कितना नॉटिकल माइल्स रिकॉग्नाइज करता है कि जहाँ तक कंट्रीज क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ तक हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। अब ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, क्या होता है, ये अगर आपने NCERT पढ़ी है ना जब ही क्लियर होगा। बट आप देखिए, आपको ये नंबर याद रखना ज़रूरी है। एज वेल एज बे ऑफ बंगाल में ये 500 नॉटिकल माइल्स है। तो अगर UPSC इसको लिख दे कि कंट्रीज़ क्लेम कर सकते हैं 400 नॉटिकल माइल्स, तो वो गलत होगा। 350 नॉटिकल माइल्स और बे ऑफ बंगाल एक्सेप्शन है जहाँ 500 नॉटिकल माइल्स अलाउड है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ जो है दैट परटेन्स टू स्पोर्ट्स डोमेन। ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर था द स्टेट्समैन, उसमें न्यूज़ आई थी दैट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेके हेडिंग थी इसकी। तो इंडिया के अंदर ना फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है। एंड एज वी हैव सीन कि 2025 में भी, 2024 एंड 2023 तीनों साल लगातार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है।
चेस से, खो खो के वर्ल्ड कप से, खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ तो 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप भी पहली बार हो रही है इंडिया में, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, क्या पता, यू नेवर नो, यूपीएससी पूछ ले आपसे। सी, जो ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, ये एक ऐसा फ्लैगशिप इवेंट है फॉर पैरा एथलीट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, है ना। जो ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स फेडरेशन है, ये इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का ही पार्ट है। तो ये एक कॉम्पिटिशन है पैरा एथलीट्स का। पैरा एथलीट्स कौन से होते हैं? जो थोड़े डिसेबल हो गए, किसी को कोई चोट लगी है, किसी का कोई मतलब बॉडी पार्ट जैसे पाँव हो गया, हैंड मूवमेंट होगी, वो सही नहीं होते, तो वो पैरा एथलीट्स हैं। तो इन पैरा एथलीट्स की जो चैंपियनशिप है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप, पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। अब ये जो पैरा एथलीट्स के गेम है, वो उसमें क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स फॉर एथलीट्स विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट, फिजिकल लिम्ब इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी को दिख नहीं रहा है, किसी के शरीर में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है ना, किसी का इंटेलेक्चुअल और कोग्निटिव एबिलिटीज़ ठीक नहीं है, मेंटली थोड़े से रिटार्डेड है, उन सब लोगों के गेम है ये। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी ये जो वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप है ना, इट इज़ हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। इसको आप काट लीजिएगा, एवरी 2 ईयर्स। 2011 तक जो ना ये एवरी 4 ईयर्स हो रही थी, बट उसके बाद ना ये देखा गया है कि इट इज़ टेकिंग प्लेस इन एवरी 2 ईयर्स। और ये जो 1 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये भी ठीक है, इट इज़ हेल्ड एवरी 1 और 2 ईयर्स। लास्ट तो 2024 में हुई थी और अभी 2025 में होने लगी, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये कब होगी। तो आप याद रखें कि 2011 से पहले तो ये एवरी 4 ईयर्स में होती थी, उसके बाद से हर 2 साल में या 1 साल में होती है। और जो ये 2025 एडिशन है ना, ये इंडिया होस्ट कर रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में होने जा रहा है। और कौन से शहर में होने जा रही है ये? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ये इंडिया में सेकंड टाइम हो रहा है या फर्स्ट टाइम हो रहा है बट चेन्नई में हो रहा है, तो ऐसे आपको यूपीएससी जो भी स्टेटमेंट बनाए अपना माइंड एक्टिव रखिए कि ये दिल्ली में हो रहा है और फर्स्ट टाइम। ओके, एंड दिस एडिशन इज गोइंग टू बी द 12th एडिशन ऑफ दीज गेम्स। टोटल 186 मेडल इवेंट्स होंगे, 101 मैन के, 84 वुमेन के और एक मिक्स्ड होगा जिसमें मैन और वुमेन दोनों होंगे। ओके, 15 मोर देन कोब एडिशन, यानी इंडिया के अंदर जो गेम्स होंगे ना वो 15 खेल ज़्यादा होंगे हमारे। जो पिछली बार इन गेम्स का एडिशन ना कोब में हुआ था, कोब इज़ इन जापान। ओके, पिछली बार जो ये गेम्स थे ये जापान कोब में हुए थे, आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको याद रखना है वो है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है। ओके, एंड किस सिटी में होस्ट किए जा रहे हैं? इंडिया ने जो अनाउंसमेंट की है वो 73 मेंबर स्क्वाड की है, इंक्लूडिंग 19 वुमेन भी हैं उसमें। तो छोटा सा फैक्ट था, थोड़ी सी जानकारी थी इसमें, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये जो न्यूज़ थी ये मेरे को डाउन टू अर्थ वेबसाइट से मिली है। द न्यूज़ इज टाइटल्ड एज तांजानिया होल्ड्स सोडा एस माइनिंग टू सेव वर्ल्ड्स लेसर फ्लेमिंगोज। अब देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ना वो है कि तांजानिया ने ना लेसर फ्लेमिंगोज को बचाने के लिए सोल्ट माइनिंग को रोक दिया है। देखिए मतलब ये कंट्री एक एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज को की जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए कैसे इकोनॉमिकली भी अपनी एक्टिविटीज़ को रोक रहे हैं वो। तो अब इम्पोर्टेंट है लेसर फ्लेमिंगोज के बारे में जानना, एज वेल एज लेक नेट्रॉन के बारे में जानना। लेक नेट्रॉन जो है ना, इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड, इनफैक्ट इट इज़ लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दीज लेसर फ्लेमिंगोज। ओके, तो पहले जानते हैं लेक नेट्रॉन के बारे में जो इस आर्टिकल में थी। लेक नेट्रॉन जो ना एक लेक है जो बॉर्डर पे है बिटवीन तांजानिया एंड केनिया। तो अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए, लेक नेट्रॉन लिख दें, सामने लिख दें दैट इट इज़ ए बॉर्डर बिटवीन तांजानिया एंड केनिया, तो आपको करेक्ट मार्क करना होगा। या ऐसे भी आ सकता है दैट लेक नेट्रॉन, सामने लिख दें आपके केनिया एंड युगांडा, तो वो गलत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। लेक नेट्रॉन किन 2 कंट्रीज़ के बीच बॉर्डर बनाती है? दैट इज़ तांजानिया केनिया। फिर ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है ना उसी का पार्ट है ये लेक। नाउ
इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन सी रिवर इस लेक में फ्लो होती है, इवेसो नगीरो रिवर। इवेसो नगीरो रिवर फ्लोज इनटू लेक नेट्रोन। नाउ दिस लेक इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ लेसर फ्लेमिंगोज। दुनिया के जितने भी लेसर फ्लेमिंगोज है ना, 75% इसी लेक में रहते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, लेक नेट्रोन का दूसरा फैक्ट। नाउ अफ्रीका, स्पेशली ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली लेक्स, नेट्रोन, बोगोरिया, नकुरू, यहाँ पे भी मिलते हैं आपको ये लेसर फ्लेमिंगोज। इंडिया में गुजरात में लेसर फ्लेमिंगो दिखेंगे, राजस्थान की सांबर लेक में भी, पुलिकट लेक आंध्रा और तमिलनाडु का बॉर्डर है वहाँ दिखेंगे। ये भी देखिए फैक्ट आपको याद रखना है। ओके, नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ये जो लेसर फ्लेमिंगोज हैं इनका IUCN स्टेटस क्या है, ये हमने देख लिया है। लेसर फ्लेमिंगोज का IUCN स्टेटस है ना, दैट इज नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड, तो अगर मैच द फॉलोइंग में या पेयर बेस्ड क्वेश्चन में लिख दें दैट दीज आर वल्नरेबल, नहीं, ये नियर थ्रेटन्ड है। सबसे कम चिंता की बात होती है लीस्ट कंसर्न, फिर होती है नियर थ्रेटन्ड, यानी कोई इतना खतरा नहीं मंडरा रहा है इनके ऊपर, अभी ठीक ठाक पॉपुलेशन है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे इसका IUCN स्टेटस क्या है लेसर फ्लेमिंगो का। नाउ सी, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यूपीएससी आपसे किस तरीके का MCQ पूछ सकती है। यूपीएससी आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में पूछ सकती है दैट दिस लेक इज द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लेसर फ्लेमिंगोज and it forms a border between Tanzania and Kenya, and it is also recognized as a wetland of international importance under Ramsar Convention। Ramsar Convention के तहत इस लेक को wetland of international importance का दर्जा मिला हुआ है। आइडेंटिफाई द लेक, ये लेक कौन सी है, लेक विक्टोरिया, लेक न्यासा, लेक नेट्रोन, लेक टंगनीका। एज वी सो दैट लेक नेट्रोन के बारे में जो ऊपर जानकारी है वो सही दी हुई है, ठीक है ना। तो यूपीएससी किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आप ये आपकी MCQ की भी प्रैक्टिस करवा दी है मैंने। आपको जो ये मेरी PDF जो है ना मेरे करंट अफेयर्स का, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एंड द लिंक ऑफ द ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर है। देखिए, अब आप याद रखेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज प्रेजेंटेड बाय वीपो, ठीक है ना। वीपो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है। अब ये जो वीपो है ना, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है ये, है ना। तो 2025 एडिशन आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, इसमें इंडिया की और अदर कंट्रीज़ की रैंकिंग है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है ना, कि इंडिया जंप्स अ प्लेस ऑन इनोवेशन लैडर, लीड सेंट्रल एंड साउथ एशिया। भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ना इंडिया की रैंकिंग सेंट्रल और साउथ एशिया में तो फर्स्ट है। अब देखते हैं पूरी दुनिया में क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आया है इसने रैंक किया है 139 इकोनॉमीज़ को, और इंडिया की जो रैंक है ना वो 38th है 2025 एडिशन में, और लास्ट ईयर हमारी रैंक क्या थी, 39 थी। ओके, तो आपको याद रखना है ये फैक्ट, ये जो सारे फैक्ट है ना ये याद रखने हैं कि 139 कंट्रीज़ को रैंक किया है। इंडिया की रैंक 38th है ग्लोबली, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया फर्स्ट आया है। ओके, नाउ इंडिया ना फर्स्ट है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ना, LMIC कंट्रीज़ जिन्हें आप बोलते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, है ना, उनके अंदर भी इंडिया की रैंक फर्स्ट है। ओके, तो ये सारी बातें, बट ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, जैसे मर्जी आप याद रखिए कि 2025 में स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है, देन स्वीडन ऑक्यूपाइड सेकंड प्लेस, USA थर्ड एंड साउथ कोरिया फोर्थ। ये टॉप 4 तो आप याद रख लीजिए, सिंपल MCQ पूछ सकती है यूपीएससी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 4 कंट्रीज़ कौन से हैं। ओके, वो ये भी लिख सकती है दैट इंडिया इज़ इन द टॉप 10, नो, इंडिया इज़ 38th। तो ये सारा आप याद रखेंगे। इनोवेशन क्या होती है कि कोई भी चीज़ नया आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है ना, जो अभी तक कभी बना नहीं था, या कोई एक ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था जिसके अंदर आपने ड्रेस्टिक चेंज कर दिया है, तो उसकी क्वालिटी और यूज़ उसका मतलब चेंज हो गया है, तो ये सब इनोवेशन होती है। तो ये सारे फैक्ट दिए हुए थे। ओके, आप ये चीज़ें याद देखिए, ये देखिए, इंडियाज टेक एडोप्शन फ्यूल्ड बाय रोबस्ट डिजिटल इंफ्रा, AI अपटेक, government initiatives
हैज़ प्रोपेल्ड इट टू 39th प्लेस, ए सिग्निफिकेंट लीप फ्रॉम 81st इन 2015। देखिए 2025 में तो 38th रैंक है हमारी, एंड 2015 में कितनी थी? 81। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, तो आप याद रखेंगे इस पूरी न्यूज़ से जो फैक्ट हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, एज वेल एज इस इंडेक्स को कौन प्रेजेंट करता है, और कंट्रीज, टॉप 4 कंट्रीज कौन से हैं? ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, साउथ कोरिया। और इनको याद करने की ट्रिक है एक्रोनियम SSUS, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस और साउथ कोरिया। ओके, सो ऐसे एक्रोनियम बना के आप इन फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स सी, MCQ आ सकता है सिंपली। अगर आप PYQ देखेंगे ना, यूपीएससी ने इंडेक्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज प्रेजेंटेड बाय, एज आई टोल्ड यू, वीपो। मैंने ये भी बताया था हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लिख लीजिएगा खुद यहाँ पे कि कहाँ हेडक्वार्टर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड ये मेरे को फीलिंग आ रही है दैट नेक्स्ट ईयर यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क a question in prelims as well as in mains about these stable coin। देखिए, अब डरिए मत आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना इकोनॉमी के क्वेश्चन को देखते ही ना दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स कि मेरे को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही है। आपको इतना तो मतलब पता होगा ना कि स्टेबल मतलब क्या होता है। स्टेबल मीन्स कि कोई भी चीज़ ना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, यानी वो मतलब सेम रहती है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आता। स्टेबिलिटी है। तो ये वो कॉइन्स हैं जो स्टेबल रहते हैं। ओके, वर्ड्स को तोड़ के पढ़िए चीज़ों को। अब स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? ये क्रिप्टो करेंसी होती है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू बाय पेगिंग टू सम एसेट्स, फिएट करेंसी लाइक US डॉलर, कोमोडिटीज़ और अदर क्रिप्टो करेंसीज। स्टेबल कॉइन्स एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, आप बोल सकते हैं ये डिजिटल करेंसी है एक, जिसकी जो वैल्यू है ना वो स्टेबल रहती है, और इन कॉइन्स की वैल्यू को पैग कर दिया जाता है। पैग करने का मतलब है जोड़ दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। जैसे ये आपका एक स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू को पैग कर दिया आपने डॉलर से, यानी जोड़ दिया, तो इनकी वैल्यूज़ को आप दूसरे एसेट से जोड़ देते हो, लाइक फिएट करेंसी। फिएट करेंसी कौन सी होती है? वो करेंसी जिनको एक कंट्री लीगल टेंडर डिक्लेयर करता है। जैसे इंडिया का लीगल टेंडर इंडियन रूपी है, तो वो फिएट करेंसी हो गया। तो स्टेबल कॉइन्स एक वो क्रिप्टो करेंसी है जो जिसकी वैल्यू स्टेबल होती है, और जिनकी जो वैल्यू होती है ना वो पैग भी कर दी जाती है दूसरी कोमोडिटी या करेंसी से। ओके, अब आगे देखते हैं कि इनके बारे में आगे क्या इंफॉर्मेशन थी इस आर्टिकल में। ये जो है ना, इनकी अच्छी बात स्टेबल कॉइन्स की है ना, वो है दैट ये वोलेटाइल नहीं है। जैसे आपने बिटकॉइन, टेथर, इन सब का नाम सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि ये बिटकॉइन ना, इनको कोई रेगुलेट भी नहीं करता, ये अनरेगुलेटेड है। और वहीं स्टेबल कॉइन्स है ना, ये जनरली रेगुलेटेड है। हर केस में तो रेगुलेटेड ये भी नहीं है, बट बिटकॉइन के मुकाबले थोड़े सही तरीके से रेगुलेट किया जाता है इनको, है ना। आगे हम सब देख लेंगे कि कौन सा कंट्री इन्हें रेगुलेट कर रहा है। तो ये ना बिटकॉइन से अलग कैसे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा चेंज नहीं दिखाते। स्टेबल कॉइन्स एम टू रिड्यूस प्राइस स्विंग्स। ये जो प्राइसेस में बदलाव आता रहता है ना, कि मान लीजिए $1 आज 80 रुपये का है, तो एक स्टेबल कॉइन भी उसके बराबर हो गया। ओके, ये अदर क्रिप्टो करेंसीज की तरह ज़्यादा बदलाव नहीं आता। अब स्टेटमेंट में आ जाए कि स्टेबल करेंसीज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, तो वो बहुत ही गलत होगा। वोलेटाइल नहीं है, वो तो स्टेबल रहती हैं, एज द नेम इंडिकेट। अब इनका यूज़ क्या है? क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ऑफन यूज स्टेबल कॉइन्स टू पार्क प्रॉफिट्स विदाउट कन्वर्टिंग बैक इनटू फिएट। देखिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, वो क्या करते हैं? स्टेबल कॉइन्स के अंदर ही अपने प्रॉफिट्स को पार्क करते हैं, यानी अपने प्रॉफिट्स को स्टेबल कॉइन्स में वो मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उनको पता है आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करोगे फिएट करेंसी में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अप्रूवल लेना पड़ता है, ये वो। तो एक तो ये कारण है ना। नेक्स्ट इज बहुत ही फास्ट और चीपर मोड है ये
ट्रांजैक्ट करने का बाईपासिंग सम ट्रेडिशनल पेमेंट इंटरमीडियरीज। जैसे आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो कंट्रीज़ के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, उनको ये पूरी करवाती है। तो ये यूएस का मैकेनिज्म है स्विफ्ट। तो ये ऐसे मैकेनिज्म जो है ना, जिनमें थोड़ा सा डिले हो जाता है पेमेंट करते टाइम 2-4 घंटे का, उसको भी ये ओवरकम करते हैं स्टेबल कॉइन्स। एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट इज ओनरशिप ट्रांजैक्शंस आर लॉग्ड इन डिजिटल लेजर्स। इनकी जो ओनरशिप है ना, वो डिसाइड ऐसे नहीं होती कि भाई आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया है, ये वो। सिंपली आपका एक डिजिटल लेजर होगा, खाता होगा, उसमें लॉगिन करिए और ये स्टेबल कॉइन्स आपको वहाँ दिखेंगे। इसलिए ट्रेडिशनल सिस्टम्स में टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होती है ना, या डिले आते हैं प्रोसेस होने में, वो सब नहीं आता इनमें। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था इस न्यूज़ में आपको ये समझना कि स्टेबल कॉइन्स के फीचर क्या हैं, एज वेल एज ये कितने टाइप के होते हैं ये जान लीजिए आप। एक होता है फिएट पैक्ड, वो स्टेबल कॉइन्स जो फिएट करेंसी से पैग हो जाते हैं, यानी उनकी वैल्यूज उनसे टाई कर दी जाती है। फिएट करेंसी मैंने आपको बता दिया, किसी भी कंट्री का लीगल टेंडर। जैसे पाकिस्तान का रुपया है, इंडिया का इंडिया रुपी, बांग्लादेश का टका फिएट करेंसी है। एक तरीके से किसी भी कंट्री का जो लीगल टेंडर है ना, दैट इज फिएट करेंसी। तो स्टेबल कॉइन्स एक होते हैं फिएट पैक्ड, बैक्ड बाय गवर्नमेंट इश्यूड करेंसी, कि स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी एक कंट्री की करेंसी की है। अब ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन्स जो आपने खरीदा है वो कौन सी करेंसी से पैक्ड है, यूएस के अंदर खरीदा है, इंडिया के अंदर खरीदा है, कहाँ खरीदा है। दीज आर ऑल्सो बैक्ड बाय कोमोडिटीज़। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए दैट जो ये स्टेबल कॉइन्स हैं, दीज आर नॉट बैक्ड बाय कोमोडिटीज़ बट बैक्ड इन फिएट करेंसी, तो वो गलत होगा। ये फिएट एज वेल एज कोमोडिटी दोनों से इनकी वैल्यू आप टाई कर सकते हो। कौन सी कोमोडिटी? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। आप मान लीजिए इंडिया में स्टेबल कॉइन्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, या मान लीजिए यूएसए में है। अब यूएसए को ऑयल खरीदना है सऊदी अरेबिया से, है ना, ईरान से तो नहीं खरीदेगा वो, सऊदी अरेबिया से खरीदना है। तो वो क्या करेगा? सऊदी अरेबिया को बोलेगा आप हमें ऑयल दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, 50,000 स्टेबल कॉइन्स देंगे। ये जो 50,000 स्टेबल कॉइन्स हैं ये हमारे $10 मिलियन के बराबर हैं, इनकी वैल्यू इतनी है। तो सऊदी अरेबिया ले लेगा। ओके, तो स्टेबल कॉइन्स को आप याद रखेंगे दैट देयर वैल्यू इज ऑल्सो बैक्ड बाय कोमोडिटीज़। गोल्ड भी हो सकता है वो, सिल्वर भी, ऑयल भी, है ना। एंड दीज आर ऑल्सो क्रिप्टो बैक्ड, यानी स्टेबल कॉइन्स की जो है ना आप वैल्यू टाई कर सकते हो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी, चाहे वो बिटकॉइन हो या जैसा हो। ओके, बट ये सबको पता है कि जो बिटकॉइन है ना, दैट इज़ वेरी वोलेटाइल करेंसी, उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो जल्दी से कोई करता नहीं है उसको, उसके साथ इसको कोई टाई करेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट इज एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स। जब एल्गोरिथम वर्ड आता है ना, तो आप क्या देखेंगे कि कंप्यूटर की कोई बात हो रही है, यानी स्टेबल कॉइन्स को ना आप एल्गोरिथम बना के ना अपने कंप्यूटर में, उसके साथ भी इसकी वैल्यू को आप पैक कर सकते हैं। नॉट डायरेक्टली बैक्ड बट मेंटेनिंग पैग वाया एल्गोरिथम रूल्स, मिंटिंग बर्निंग कॉइन्स डिपेंडिंग ऑन वेदर प्राइस इज अबव और बिलो पैग। यानी आप इनको मोटी मोटी बात समझिए कि फिएट करेंसी जो लीगल टेंडर होता है, प्लस कोमोडिटी, प्लस एल्गोरिथम, और प्लस एक और एग्जांपल देखा क्रिप्टो बैक्ड, इन सब से आप इसकी वैल्यू को टाई कर सकते हो। तो स्टेटमेंट आ जाए कि आप क्या बोलते हैं, कोमोडिटी या क्रिप्टो से टाई नहीं कर सकते, तो ध्यान रखेंगे कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि ये यूएस ने जीनियस एक्ट पास किया, यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन पास किया, हांगकांग लेजिस्लेटेड दिस स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस, तो ये किस पर्पज से है? तो ये है स्टेबल कॉइन्स जो है ना उनको रेगुलेट करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये जो स्टेबल कॉइन्स न्यूज़ में है ना, इनको अब दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, उन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। हांगकांग ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने। ठीक है, तो यूपीएससी आपको एमसीक्यू दे दे लाइक आइडेंटिफाई द पेयर, सामने लिख दे वो यूएस और इधर लिख दे MICA, तो वो गलत होगा। यूएसए का तो जीनियस एक्ट है जो स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करता है। तो ये MICA किसका है? यूरोपियन यूनियन का एक वो लेजिस्लेटिव मेजर है दैट रेगुलेट्स स्टेबल कॉइन्स। ओके, तो बहुत जरूरी है ये याद रखना। सो
डियर स्टूडेंट्स, विद दिस न्यूज़ द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।